हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 6 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, ग्रुप डी। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालिदास की। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम, इसको याद रखिए। देखिए किसने लिखी अभिज्ञान शकुंतलम? ये कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियां निम्न है। कौन कौन सी? चलिए देखते हैं। जैसे नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, आई रिपीट, विक्रमोर्वशीयम, और एक मालविकाग्निमित्रम। और महाकाव्य कौन कौन से इनके? रघुवंशम और कुमार संभवम, खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संगारम। आप इनको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाएगा, पूछ लेगा कि मेघदूतम खंड काव्य किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कालिदास का है। अगला क्वेश्चन, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो इसका सही जवाब है गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी। गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई थी। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा आपसे कि बताइए समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए वो क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आप इस डिटेल को अच्छे से सुना करिएगा क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, यह भी याद रखिए, और संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त साम्राज्य जो चौथी शताब्दी में था, इसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उसकी डिटेल देख लेते हैं पहले। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं की गई चित्रकारी है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्यभट्ट, जहां पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की
और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। वहीं दूसरी ओर बारहमाही ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन फिर से वही आ गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल को। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। आप याद रखिए। ठीक है, किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, उससे पहले इसकी डिटेल देखते हैं। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 से 455 ईसा पूर्व थे, इनका शासनकाल, ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र थे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कौन थे? आचार्य सीलभद्र। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने संभाली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक थे। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो किस पर आधिपत्य करने के लिए? कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। किस किसने? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियां, कौन कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया था। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो इसका सही जवाब है, कहां कर लिया था? इन्होंने मगध में कर लिया था गुप्तों ने। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम था गुप्त वंश। इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। आपको पता होना चाहिए। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त को जाता है, गुप्त वंश को। चलिए 236 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो कौन सा नगर था बताइए? इस क्वेश्चन का क्या जवाब है? तो ये था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश का कैपिटल था। कुषाणों के पतन के बाद, किसके? कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजाओं का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद कौन हुआ? घटोत्कच। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो जैसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन। और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इसी प्रकार यहां पर गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आजकल पटना के नाम से जानी जाती है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया है,
कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। देखिए अभी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को, देखिए इसमें चंद्रगुप्त प्रथम तो दे नहीं रखा है ऑप्शन में, और यहां पर देखिए अभी हम पढ़ के भी गए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम है ही नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर जो सही आंसर होगा वो श्रीगुप्त होगा। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने श्रीगुप्त लगाया। कंपटीशन में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फाहियान। ठीक है, फाहियान था जिसने जो चीनी यात्री था और भारत का भ्रमण किया था। कब की बात है? गुप्त काल की बात है। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, ये बाणभट्ट थे, बड़े जाने माने हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। अगला क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत का अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है राजपूत। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन? राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। आप याद रखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। ये क्वेश्चन नंबर था 240। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चीनी यात्री इत सिंह डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो कौन था ये महान विद्वान? ये था ताम्रलिप्ति। ठीक है, चीनी यात्री था। ताम्रलिप्ति कहां से था? चीन से था, चीनी यात्री था और 3 वर्ष ठहरकर इसने संस्कृत को सीखा था। इत सिंह चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया।
अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो साउथ इंडियन डायनेस्टीज जिसमें चोला, चालुक्य, पल्लव, संगम वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई? तो कौन सी भाषा में हुई थी? तमिल में। ठीक है, संगम साहित्य की रचना तमिल शास्त्रीय भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रम बद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल और पांड्य का शासन था। संगम कालीन प्रमुख रचनाएं तोलकाप्पियम, इत्थुथोके, सिलप्पादिकारम आदि हैं। चोल शिलालेखों से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सालाभोग। आप याद रखिए, ठीक है, सालाभोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चोल शिलालेखों में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण के लिए प्रदान की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव क्या था? ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। वहीं वेलन बगाई, ठीक है, वेलन बगाई गैर ब्राह्मणों व किसानों को प्रदान की गई भूमि को जाना जाता था बेलन बगाई के नाम से। पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि था। पल्ली चंदम क्या था? ये जैन संस्थाओं को जो भूमि दे दी जाती थी उसको पल्ली चंदम। जो गुरुकुल के लिए भूमि दी जाती थी उसको सालाभोग के नाम से जाना जाता था, और ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय के नाम से, और जो भूमि ब्राह्मणों, जो भूमि गैर ब्राह्मणों, जो मतलब ब्राह्मण नहीं है, और जो किसान है उनको जो भूमि दी जाती थी उसको बेलन बगाई के नाम से जाना जाता था। और जो जैन ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनको अगर भूमि दी जाती थी तो उस भूमि को पल्ली चंदम के नाम से जाना जाता था। इंपोर्टेंट ये फैक्ट है, आप इनको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी डैश। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि होयसल वंश की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए विष्णुवर्धन ने की। और होयसल किसके वंशज थे? तो ये यादवों के वंशज थे, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्गम स्थापित किया? तो किसने किया जाए? ये किया था चोल वंशों ने। ठीक है, चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री तट पर था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय जो कि 850 से 887 तक था। चोल कालीन प्रमुख बंदरगाह थे महाबलीपुरम, कावेरी, पत्तनम, सालियूर और कोरकई। आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? ये थे पल्लव वंश के शासक थे राजा सिंह विष्णु। राजा सिंह विष्णु जो 575 से 600 ईस्वी तक पल्लव वंश के शासक थे। सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि
किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे? चालुक्य वंश से थे। ये पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित थे। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने, ठीक है, वातापी के चालुक्यों की वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। इनकी राजधानी वातापी थी जो बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन और पुलकेशन द्वितीय। विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य ये थे। इन सब में सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशन द्वितीय ने। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी? दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसे दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने, आपको पता होना चाहिए। पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो अभी पढ़ा था हमने, चालुक्य वंश का था ये। पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशन द्वितीय के युद्ध एवं विजयों के विषय में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशन द्वितीय के युद्ध और उस पर विजय के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा। लोहनेर अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिमी पयोधी का स्वामी कहा जाता है। लोहनेर अभिलेख में, कौन से में? लोहनेर अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिमी पयोधी का स्वामी कहा गया है। इसी अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। अगला क्वेश्चन, डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव, ठीक है। सातवीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए, जिसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से? महाबलीपुरम, ऐरावतेश्वर मंदिर और कांची के कैलाशनाथ। कांची की राजधानी क्या थी? कांची डैश की राजधानी थी। कांची किसकी राजधानी थी ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव की। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी मदुरई। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों में रहा है, चोल, चेर और पांड्य। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरई था। अगला क्वेश्चन, डैश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांड्या। पांड्या ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की।
पांड्य वंश के शासकों ने मदुरई पर शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित है। संगम कालीन पांड्य राज, कंडुगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य, सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्य साम्राज्य, तमिल रचना जो संगम साहित्य से पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे महान माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा करिकाल। पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान माना जाता है करिकाल को। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरैयूर और तंजावुर बनी। संगमकालीन 3 राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल या करिकला था, जिसने वड्डी के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपतन यानी कावेरी पत्तनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरी पत्तनम तथा राजकीय चिन्ह बाघ था। क्या था? बाघ। पल्लव वंश के दौरान राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन थे, जो संस्कृत नाटक लिखा करते थे। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, जो जिनका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक रहा। इनके समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन, भगवद्गीतम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में भी कई नाटक लिखे। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दोनों राजाओं को साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र चोल तृतीय। ये चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र तृतीय था, राजेंद्र चोल तृतीय। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की। राजधानी तंजौर थी। यह राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर स्थित था। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राज ने। राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय केरल, पांड्य, सिंगल एवं पश्चिमी गंग थी। राजा राज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। ठीक है, तमिलनाडु और केरल। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। इसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो वो कौन था? राजेंद्र चोल, जिसने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था।
भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया और इसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बॉर्डर लाइन डेंसिटी से करेंगे, सीमावर्ती राजवंश से। उसका पहला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भेज दीजिए। रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में वही आते हैं जो पिछले सालों में आए गए होते हैं। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये 750 ईस्वी की बात है। पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार के भागलपुर में है इसकी स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने। आप याद रखिए, धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की और त्रिपक्षीय संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। सबसे प्रसिद्ध पशुचरण और शिकारी जनजातियां मंगोल बसे हुए हैं ये मध्य एशिया। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन एवं रूस में निवास करते हैं। ये शिकारी, तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में कुशल थे। चंगेज खान भी एक मंगोल था। नेक्स्ट, विंध्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। तो ये किसके थे? वाकाटक। ठीक है, विंध्यशक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे, आप याद रखिए। विंध्यशक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बरार यानी आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्यशक्ति का उल्लेख वायुपुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल। ये संस्थापक भी था। ठीक है, 750 ईस्वी में। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पांड्य। पांड्य हो गया, सातवाहन, पल्लव वंश, ये सब दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश हैं। जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का द्वितीय शासक धर्मपाल था। इसका शासनकाल 710 से 810 ईस्वी, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, माफ कीजिए, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर बिहार, ये किसने करवाए थे? ये धर्मपाल ने। ठीक है, इनकी स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय का इसने जीर्णोद्धार कराया था। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ था। चलिए, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा, गुणान्य का डैश पैसाची भाषा में लिखित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बृहत कथा। प्राचीन साहित्य के कथाकारों में गुणान्य बहुत प्रसिद्ध है। वह सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। इन्होंने ही पैसाची भाषा में बृहत कथा की रचना की थी। मृच्छकट्टकम के लेखक शूद्रक हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखित नाट्य साहित्य है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा तथा
कथा सप्तसागर के लेखक महाकवि सोमदेव भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन, डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसने नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 607 से 647 ईस्वी, कन्नौज का प्रतापी सम्राट था। वह साहित्य व कला का पोषक था। उसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नागानंद में नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पुरर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा, ये किसमें वर्णित है? विक्रमोर्वशीयम में। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा पुरर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसकी कथा ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक को मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी में प्रणीत किया है। कालिदास ने इस नाटक का दृश्यांकन झूसी यानी प्राचीन प्रतिष्ठानपुर में किया था। इनमें से कौन प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिका इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। देखिए इधर साइड में बुक्स हैं, इधर लेखक हैं। चलिए देख लेते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। सीयूकी के लेखक कौन है? हिमसांग। सीयूकी, हिमसांग। किताब उल हिंद के अलबरूनी, किताब ए रहला के इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीष्म पर्व। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत में 4 उपपर्व, 122 अध्याय हैं। इन उपपर्व के नाम जम्बूखंड, विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, श्रीमद् भगवत गीता एवं भीष्म वध पर्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।